Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the class CS312 Theory of Automata and Formal Languages. Due to light interruption at the campus, थोड़ा सा पॉज आ गया हाफ आवर का. अभी लाइट रिस्टोर हुई है तो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हमने लेक्चर को ऑफ किया था. और उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स की सेमेस्टर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी क्यूरीज आफ्टर रिजॉल्व करते हैं आफ्टर दिस क्लास. तो हमने 4 स्टेप स्टूडेंट पढ़े थे क्लीनिंग थ्योरम ऑफ यूनिफिकेशन के, जिसमें हम किसी ट्रांजिशन ग्राफ से किसी जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ से या टीजी कह लीजिए, उसे एनएफए कह लीजिए, एफएसए कह लीजिए, आपको हाइपोथेसिस 1 से अब इन ग्राफ की वेरिएशंस का आइडिया है. उसमें से रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. So I'm gonna repeat all 4 steps again. Multiple start states to be merged into a single start state by introducing an epsilon edge or lambda edge. Multiple final states ought to be merged into a single final state by introducing a lambda or epsilon edge. Multiple paths to be unified from one state to the other through the choice symbol, which is plus in your textbook. Multiple states one by one may be unified by using concatenation like you see here, R2, R3 closure and R4. So we used concatenation to truncate state 5 and for the complex truncation in which circuits are involved. You can see कि यहाँ पे आपके पास सर्किट जो है वो इन्वॉल्व है, तो फिर हमें पूरी कॉस्ट लिखना होगी. R1 कॉस्ट का लफ्ज़ इधर इस्तेमाल करना थोड़ा प्रीमेच्योर या गलत होगा, क्योंकि कोर्स की जो सिंबल्स होते हैं और जो कोर्स से रिलेटेड डेफिनेशंस होती हैं या जो मशहूर अल्फाज होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए. सो वी विल यूज़ द वर्ड सिग्मा. तो आपके पास सर्किट का जो सिग्मा आप रीड करोगे ट्रंकेशन में तो वो लिखेंगे. सर जी जी सर हमारी डेटाबेस की लैब स्टार्ट हो गई है. तो ठीक है, आप ज्वाइन कर लें. वैसे तो ये लेक्चर टाइम टेबल में तो फ्री है, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा. और अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी सेमेस्टर प्रोजेक्ट के बारे में क्यूरीज़ हैं तो वो लोग वेट करें, मीटिंग में रहें. वो इस क्लास के ख़त्म होने के बाद जो है वो क्यूरीज़ अपनी पूछ सकते हैं. वैसे मैंने टाइम टेबल में 3rd लेक्चर इसलिए फ्री छोड़ा था कि जब आपका सेमेस्टर प्रोजेक्ट होगा तो डेफिनेटली हर हफ्ते आपको उसमें क्यूरीज़ करना होंगी. वो एज़ पर टाइम टेबल तो फ्री है क्लास आपकी, तो इसीलिए मैंने विलिंगली उसको फ्री करवाया. 10:45 पे क्लास. जी, तो उनको बता 10:45. ठीक है, फिर उसका ये सोल्यूशन या उनसे बात कर लें या उसका सोल्यूशन ये है. आज तो पढ़िए आप, फिर आज बात कर लीजिएगा. सोल्यूशन उसका ये है या तो आप बात करके फ्री करा लो, या फिर ये है कि जिन बच्चों की सेमेस्टर प्रोजेक्ट की क्यूरीज़ हों वो फिर यहाँ पे मुझसे क्यूरीज़ कर सकते हैं. और अगर मैडम मान जाती हैं तो जो टाइम टेबल में उनकी स्लॉट्स हैं वहाँ पे लेक्चर उनका करा लीजिए. ठीक है, ओके सर. ओके. तो अभी जिन बच्चों की आज क्यूरीज़ हैं असाइनमेंट 1 ऑफ सेमेस्टर प्रोजेक्ट में, वो लोग स्टे करें. अगर उनके कोई सवालात हैं वो ये क्लास ख़त्म करके तो फिर इंशाल्लाह हम आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं. ओके जी, तो हम बात कर रहे थे कि आपने जो सिग्मा आई इस्तेमाल हुआ है स्टेट 4 से 4 पे वापस आने के लिए, उसको आप इस्तेमाल करेंगे. देखें ये R4, R2 क्लोजर, R3 ये इस्तेमाल हुआ. 2 से 4 पे जाने के लिए R1, R2 क्लोजर, R3 सिग्मा इस्तेमाल
ओके जी। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था कैंपस का। इलेक्ट्रिसिटी आजकल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, लोड शेडिंग आपके एरियाज़ में भी हो रही होगी। दिन में 6-7 दफ़ा लाइट जाती है आती है, और इंटरनेट का भी काफ़ी इशू चल रहा है। तो अभी लाइट आई है तो इंटरनेट चला गया था, अभी रिस्टोर हो गया। तो मैं ज़रा इसको कंफर्म कर लूँ कि इट इज़ रिस्टोर्ड, फिर आपका लेक्चर दोबारा स्टार्ट करता हूँ। यस, इट इज़ रिस्टोर्ड। लेट मी शेयर द पावर पॉइंट स्लाइड्स विद यू अगेन। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम इस एग्जांपल को देख रहे थे जब लाइट गई और दोबारा इंटरनेट जब डिसरप्ट हुआ है। इसी को लेके आगे चलते हैं जी। ये एक ट्रांजिशन ग्राफ है। जब ये ट्रांजिशन ग्राफ है तो ये जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ भी है। आपको हाइपोथेसिस 1 से इसका आइडिया होगा। तो देखिए इसमें मल्टीपल स्टार्ट स्टेट्स तो है नहीं, तो स्टेप 1 इस पे नहीं लगेगा। मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हैं 2 और 3 की शक्ल में, तो हम इनको कंकैटिनेट कर देंगे स्टेट 4 में। आप ये देखें 2 से भी हमने एक एप्सिलॉन एच लिया, 3 से भी एक एप्सिलॉन कह लें, लैम्डा कह लें, एच लिया, और हमने इसे 4 में कंबाइन कर दिया। तो स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 3 में क्या था? पाथ्स को यूनिफाई करना। तो स्टेप 3 में हम गए, हमने ये जो 1 से 4 और 1 से 4 के दो रोड्स हैं, इन दोनों रोड्स को हमने कंबाइन कर दिया या यूनिफाई कर दिया। यूनिफाई किया तो देखिए जब 2 को मैं ट्रंकेट करूँगा तो ट्रिपल ए और लैम्डा कंकैटिनेट होंगे। स्टेप 4, व्हेन यू ट्रंकेट अ स्टेट कंकैटिनेशन हैपन्स। कंकैटिनेशन हैपन हुई ट्रिपल ए लैम्डा। फिर जब मैं स्टेट 3 को ट्रंकेट करूँगा तो मेरे पास क्या सिग्मा आई बनता है? डबल बी ए इंटू लैम्डा। मैं फिर कंकैटिनेशन करूँगा। स्टेप 4 क्या कहता है? व्हेनेवर यू ट्रंकेट अ स्टेट यू परफॉर्म कंकैटिनेशन। मैंने कंकैटिनेशन की, और देखें अब 2 और 3 को ख़त्म करने के बाद मेरे पास एक पाथ बन जाएगा 1 से 4, एक पाथ बन जाएगा 1 से 4 डाउनवर्ड्स, एक अपवर्ड्स एक डाउनवर्ड्स। और जब मैं दो पाथ्स को यूनिफाई करता हूं तो मेरे पास चॉइस का सिंबल आता है विच इज़ प्लस। यानी कि मैं या तो ट्रिपल ए लैम्डा को रीड करके जा सकता हूं स्टेट 4 पे, या यानी कि प्लस डबल बी ए लैम्डा को रीड करके स्टेट 4 पे जा सकता हूं। तो मैंने इन दोनों को यूनिफाई कर दिया। और 1 से 4 पे जाने के लिए अब मेरे पास यूनिफाइड पाथ आ गया स्टेप 4 और स्टेप 3 को इस्तेमाल करते हुए। जो मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे आई है वो है ट्रिपल ए लैम्डा प्लस डबल बी ए लैम्डा। और आप स्टूडेंट्स को ये अच्छी तरह इल्म है कि जब लैम्डा किसी सिग्मा से मल्टीप्लाई होता है तो वही चीज़ खुद आ जाती है। जैसे 1 से आप किसी को भी यूनिटी को मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ खुद आ जाती है। तो लैम्डा भी जिससे भी मल्टीप्लाई करें वही चीज़ खुद आती है। यही आप अगली स्लाइड में देखेंगे। ट्रिपल ए प्लस डबल बी ए यहाँ से हो गया। अब देखें इसने क्या काम किया, स्टेट 1 को यूनिफाई किया। जब स्टेट 1 को यूनिफाई किया, स्टेट 1 पे क्या था? डबल ए प्लस बी का लूप बैक था। लूप बैक को जब आप ट्रंकेट करते हैं तो आपके पास क्या बचता है? क्लोजर। तो आप देखें स्टूडेंट, ये आपके पास डबल ए प्लस बी का क्लोजर। और जब स्टेट ट्रंकेट होती है तो क्या होता है? स्टेप 4 कंकैटिनेशन। तो जब हम 1 को ट्रंकेट करेंगे तो स्टार्ट स्टेट से फाइनल पे जाने की हम क्या रीड करते हैं? ए बी प्लस बी ए इंटू डबल ए प्लस बी का लूप बैक यानी कि क्लोजर इंटू ट्रिपल ए प्लस डबल बी ए। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स रेगुलर एक्सप्रेशन निकल आई ट्रांजिशन ग्राफ से, ए बी प्लस बी ए इंटू डबल ए प्लस बी का क्लोजर इंटू ट्रिपल ए प्लस डबल बी ए। तो ये हमने बड़ी सिस्टमैटिक वे से रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट कर ली एक एफएसए से। अगर हम कोई एफएसए शुरू करें तो हर एफएसए टीजी होता है ना, तो जब टीजी को लेके जा सकते हो तो एफएसए को भी लेके जा सकते हो। टीजी तो पावरफुल सेट है उसकी निस्बत। हर एनएफए टीजी में कंटेंड होता है और हर एफए एनएफए में कंटेंड होता है। इसका मतलब हर एफए टीजी में भी कंटेंड होता है। तो जब टीजी से एक्सट्रैक्ट हो गया तो मतलब एफएसए से भी एक्सट्रैक्ट हो गया। हाइपोथेसिस 1 जो हमने बिल्ड किया था। अच्छा, अब एक अहम फ़र्क को आपने जहन में रखना है स्टूडेंट्स। यूनिफिकेशन इज़ नॉट मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफएसए। मिनिमाइजेशन एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। सॉरी, मिनिमाइजेशन से मुराद है अगर आपको कोई एफएसए दो स्टेट्स के साथ दिया हुआ है, क्यू आई के एलिमेंट्स दो हैं
तो अगर आप क्यू आई का एलिमेंट एक कर ले तो वो मिनिमाइज हो जाएगा एफएसए। मैं इसकी एग्जांपल एमएस पेंट में आपको अभी दूंगा। लेकिन ये याद रखिए, यूनिफिकेशन और मिनिमाइजेशन दो बिल्कुल नॉर्थ और साउथ वाली एस्पेक्ट्स हैं, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। यूनिफिकेशन है स्टेट्स को पास को ख़त्म करते जाना हत्ता कि आपके पास स्टार्ट और फाइनल स्टेट बच जाए, ताकि उसके बीच में जो सिग्मा आई की कम्बिनेशन होंगे वो आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन होगी जो कि आप चाहते हैं उससे। जबकि मिनिमाइजेशन है कि एक एफएसए, एक एनएफए, एक टीजी अगर 10 स्टेट्स में बना हुआ है तो सेट क्यू आई के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कम करना, ये है मिनिमाइजेशन। क्यू आई के एलिमेंट 5 हैं तो 4 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, ये मिनिमाइजेशन है। और यूनिफिकेशन है कि ट्रंकेट करना, स्टेट्स को पास को ट्रंकेट करते चले जाना हत्ता कि 2 स्टेट्स बच जाएं जिसके बीच में आपको आरी मिल जाए। ठीक है। अब देखें, अगर एफएसए से आरी निकालनी है तो एफएसए तो नहीं रहेगा, वो तो जीटीजी बन जाएगा, आखिर में जाके आपको आरी मिलेगी, यानी ग्राफ की टाइप भी आपने चेंज कर दी। मिनिमाइजेशन का दूसरा फ़र्क यूनिफिकेशन से ये है कि ग्राफ की टाइप तब्दील नहीं होती। ठीक है, पहला फ़र्क क्यूआई को रिड्यूस करना, जबकि यूनिफिकेशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उसमें हमारी इंटेंशन आ रही है। दूसरा फ़र्क ये है कि ग्राफ की टाइप तब्दील हो सकती है। अगर पहले से जीटीजी नहीं था, अगर जीटीजी था फिर तो ठीक है, मे बी रिप्लेस्ड। टीजी था, एनएफए था, एफए था, तो वो जीटीजी में तब्दील हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये दो फ़र्क मौजूद हैं उसमें, और नीचे लिखा भी हुआ है मिनिमम पॉसिबल स्टेट्स ऑफ अ डीएफएस। अब ये इसने बताया हुआ है कि जो डीएफए रेगुलर एक्सप्रेशन से अक्सर हम बनाते हैं वो नॉन मिनिमल होती हैं। तो they are rarely very far from being minimal. Nevertheless, minimizing a DFA is not terribly difficult and can be done fairly fast. पहली दफ़ा आप जो कोई, हम तो इस किताब में बड़ी छोटी छोटी एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम आप किसी लार्ज आरी का एफएसए बनाते हैं तो वो ऐसा होता है कि उसमें स्टेट्स बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अभी आप सेमेस्टर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें आपने आरीज लिखी, उन आरीज के एफएसए बनाए। पूरे सेमेस्टर प्रोजेक्ट की एक कंबाइन आरी भी हो सकती है, अभी जी मेथड पढ़ना है, उसमें मैं बताऊंगा कैसे कंबाइन होते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स होती हैं, तो उसको थोड़ा सोच सोच के आप कोलैप्स कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। An interesting property of DFA is that any regular language has a unique minimal DFA. अच्छा, अब ये प्रॉपर्टी है, हमने प्रूफ नहीं करना इस कोर्स में कि हर रेगुलर लैंग्वेज का एक यूनिक मिनिमल डीएफए एग्जिस्ट करता है। अब तक इन्वेंट हो चुका है या नहीं ये दूसरी बात है, लेकिन हर लैंग्वेज का एक यूनिक मिनिमल डीएफएसए एग्जिस्ट जरूर करता है। मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफएसए इज डन बाय कोलैप्सिंग इक्विवेलेंट स्टेट। मिनिमाइजेशन उसी वक्त मुमकिन है कि जब आप दो मिलती जुलती स्टेट्स जो एक सा काम कर रही हैं उनको कोलैप्स कर दें, रिडंडेंसी ज़रा दूर कर दें अपने ग्राफ से। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, और इसमें हमने क्लीनी थ्योरम ऑफ यूनिफिकेशन का एक हिस्सा किया है, जो कि है आपके 4 स्टेप्स इस्तेमाल करते हुए किसी टीजी से रेगुलर एक्सप्रेशन को अखज़ करना, और सिस्टमेटिक वे में, कोई गैस गुस नहीं किया आपने, बड़े सिस्टमेटिकली कोलैप्स करके आपने तो ये ऑब्टेन की। दूसरा हमारा क्लीनी थ्योरम का जो पार्ट है वो है जी मेथड। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि जुमेरात को जो क्लास थी जो कि नहीं हो सकी थी क्योंकि कैंपस पे इंटरनेट नहीं था अवेलेबल, तो वो आपको रिकॉर्डिंग जो है इंशाल्लाह मिल जाएगी, और उसमें हम वो जी मेथड आप उसको देख लेंगे, और जो आने वाली क्लास है उसमें आप अपने क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे जी मेथड से। तो ये हमारी आज की क्लास हो गई। सेमेस्टर प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूंगा एमएस पेंट में, और उसका ताल्लुक है, या चलें खाली ज़फ़र ही है क्लास में, तो इनसे पूछ लेते हैं कि इनको क्या मसला आ रहा है, उसके बाद हम पेंट की एग्जांपल रिकॉर्ड कर लेंगे। जी ज़फ़र, आप अब बताएं कि सेमेस्टर प्रोजेक्ट में आपको कहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट में इशू आ रहा है? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एब्स्ट्रैक्ट में मुझे मसला आ रहा है, बाकी तो मैंने उसकी वो यानी कि एक्शंस लिख ली हैं, सिग्मा वगैरह भी लिख ली हैं, और जो नोड आपने कहा था वो कर लिए हैं। मुझे एब्स्ट्रैक्ट में ये आ रहा है कि मैंने
ना उसके लिए ना सर्च किया है ना, काफ़ी ज़्यादा सर्च है उसमें ना, आर्टिकल्स भी काफ़ी यानी कि पब्लिश हुए हुए हैं वर्ड अच्छा मशीन। तो मुझे रेफरेंसेस का मसला आ रहा है। अगर सर आप कहते हैं तो मैं खाली सिर्फ इस बार सिंपल लिख देता हूँ, ताकि और जब लास्ट में सबमिशन कराऊंगा ना उसकी, तो तब मैं एब्स्ट्रैक्ट को ना विद रेफरेंस लिख लूँ। कि एब्स्ट्रैक्ट में वैसे इतने ज़्यादा रेफरेंस की ज़रूरत भी नहीं होती, आप बगैर रेफरेंस के एब्स्ट्रैक्ट को लिख सकते हैं, उसके अंदर ना आप एंटर करें, लेकिन जो आप मुझे असाइनमेंट जमा करा रहे हैं उसके आखिर में आप बता दें, लिख दें कि जी मैंने यहाँ से ये पढ़ा था। जो बेशक फाइनल पेपर में आप उसे बाद में रिफ़ाइन करके वर्ड की रेफरेंस टैब में आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट 1 में जैसे आपने आइडिया लिया कहीं से कोई चीज़ ली, वो आप नीचे रेफरेंस मेंशन कर दें कि जी मैंने यहाँ से पढ़ा है और ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट अपना बनाया, तो उसको बाद में आप रिफ़ाइन कर लीजिएगा। तो ये महद भी आपके साथ हैं ग्रुप में या आपका नो सर, इंडिविजुअल? नहीं सर, मेरा उसके साथ है, एसन के साथ। एहसन के साथ है, अच्छा ठीक है। तो बाकी आपने वो एक्शंस बना लिए हुए ये सर हैं? एक्शंस बना लिए, सीमा भी तैयार। ठीक है, गुड। सीमा तो तो आपने कहा था बस कि सर वही 2 लेने हैं, एब्स्ट्रैक्ट उसके का बाद आप एक पैराग्राफ लिखिए और पैराग्राफ के इस डॉक्यूमेंट के वर्ड डॉक्यूमेंट के आखिर में आप बता दें कि सर मैंने यहाँ से ये डेटा पढ़ा है और बाद में मैं इसे रिफाइन कर लूँगा, तो वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो सबमिशन आप कल रात 12 बजे तक कर सकते हैं, नहीं लेकिन सर, यह है आज कि ही कर दूंगा इंशाल्लाह, कोई मसला जो नहीं। बच्चे आज करेंगे उनको रिलेटिव में एज ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये उसकी जो हमारी डिसाइडेड डेट थी वो थी कि मंडे तक कर दें, अच्छी बात है, नहीं तो ट्यूसडे को भी कर दें, इट्स ओके। लेकिन जो अर्ली सबमिशन है उनको कुछ ना कुछ इसमें रिलेटिव एज तो मिलेगा, फ्यू पॉइंट्स। नहीं सर, तो इंशाल्लाह आज करा दूंगा। ठीक है, ओके मेल ही ज़फ़र। करना है ना सर उसी में। आपकी कोई और क्वेश्चन है सेमेस्टर प्रोजेक्ट के बारे में? सर मेल करना है ना? जी जी, ईमेल करना है मुझे। ओके सर। सब्जेक्ट ज़रा सही लिखना है, वही कि जी सेमेस्टर प्रोजेक्ट ATFL असाइनमेंट 1 या पार्ट 1, 50 पॉइंट्स। आगे अपने जो दोनों बंदे हैं उनके रोल नंबर आपने मेंशन करने हैं, क्योंकि आजकल इनबॉक्स बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होता है, तो ढूंढने में आसानी रहती है जब मैं चेक करूँगा, तो इस तरह से आपने मुझे भेजना है। ठीक है, ओके अब थैंक यू। महद और उस्मान, महद आपका मैसेज आया था, उस्मान का आया था शायद मुझे। जी सर, सर मैंने किया एक था ही आपको मैसेज। आपका एक ही ग्रुप है, चलें पूछें आपको कहाँ जी से सर, मसला? दोनों का एक ही ग्रुप। सर मसला नहीं है, वो ना सर एक आइडिया था, वो आपसे शेयर करना था। जी जी करें। महद सर बोलो। सिंपली दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो सिंपल एक ना बना रहे हैं स्टेट जो मैनेज कर रहे हैं। हमने सोचा था कि हम इसे वेब के थ्रू एक ना स्टेट मैनेजमेंट पूरा सिस्टम बना लें, जहाँ पे आपको पूरी ई कॉमर्स की फैसिलिटीज़ मिलें, सारे स्टेट्स के थ्रू होगा। आपके एक्शंस होते हैं उसमें सर, तो एक्शंस के थ्रू ही यूज़र लॉगिन करता है और उसकी इनिशियल स्टेट होती है। जैसे अब एक वेरिएबल हम उसमें नल कह दें, ठीक है, तो उसे स्टेट का नाम ही देते हैं। एक रिएक्ट में टेक्नोलॉजी है ये वेब के थ्रू ना, रिएक्ट JS, तो एक पूरा स्टोर होता है उसका ना। तो हम सोच रहे थे हम वो सारा इम्प्लीमेंट मैं करके आपको दे यहाँ दें। पे आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। आप कोई भी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो डोमेन है ना वो रहेगी कंप्यूटर थ्योरी के अंदर। इम्प्लीमेंटेशन पे हम अभी नहीं जा रहे, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन क्योंकि उसमें तो कोडिंग भी इन्वॉल्व होगी। अब आप एब्स्ट्रैक्ट कैसा उठाते हैं उसका, जी स्टेट आप किस चीज़ को तसव्वुर करते हैं, उसमें आप फ्री हैं। मतलब कि आप ज़ाहिर है जो भी चीज़ इस्तेमाल करोगे आप उसके रेफरेंसेस लिखोगे कि जी हमने वेब सिस्टम पढ़ा था, ये उसका रेफरेंस है, ये फ़लाँ रिसर्च पेपर में या फ़लानी किताब में इसका आइडिया दिया हुआ है, फ़लाँ फ़लाँ लोगों ने इसे इम्प्लीमेंट किया है, उसका भी आप रेफरेंस दे देंगे। और वो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की रेफरेंस टैब में APA स्टाइल में लिखते चले जाने रेफरेंसेस, ताकि जो आपका प्रोजेक्ट चेक कर रहा होगा उसने उसी वक्त लॉगिन करना है और वो रिसर्च पेपर देख लेना है, वो किताब देख लेनी है, वो साइट देख लेनी है जहाँ से आपने साइटेशन की होंगी। पहली चीज़, और यानी कि आप कोई भी एरिया उठा सकते हैं, लेकिन उसमें रेफरेंस इज़ मैंडेटरी। जैसे मैंने पहले कहा था कि अब आप सीनियर ग्रेड स्टूडेंट हो गए हैं, तो आपकी जो असाइनमेंट है वो इस तरह से नहीं होगी जैसे आपने फ़र्ज़ करें लिखा कि जी नासा इज़ यूजिंग जावा एप्लेट्स थ्रू
फलां नेविगेशन API, ठीक है, एंड इट इज़ अ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी। अब इस पर आपने रेफरेंस नहीं दिया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको वहाँ पे रेफरेंस देना होगा 1, पहले आप जावा एप्लेट्स का दोगे, फिर नासा इस्तेमाल कर रहा है उस पेपर का भी कि ये नासा की रिपोर्ट है जी, फ़लाँ लिंक पे अवेलेबल है, या फ़लाँ रिसर्च पेपर में पब्लिश हुई है। APA स्टाइल में फॉर्मल आपने वर्ड में रेफरेंस टैब में लिखा होगा कि जी ये इस्तेमाल हो रहा है। आप मार्स पोलर लैंडर पे बना रहे हैं तो आपने ये लिख देना है जी मार्स पोलर लैंडर पे चाइना ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और भेजा है, लेकिन रेफरेंस नहीं होगा तो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, ठीक है। आप मार्स पोलर लैंडर बना लें, नासा का नेविगेशन बना लें लेटेस्ट विद रेफरेंस या आप 1648 की जॉन नैश की गेम थ्योरी दे दें, तब भी आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। 300 साल पीछे चले जाएं या किसी फिक्शन पे चले जाएं 300 साल आगे, वॉट एवर यू डू यू नीड रेफरेंस, प्रॉपर रेफरेंसिंग आपने दी होगी। आप एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं, आपने उसमें सपोज जैसे अभी जफ़र से मेरी बात हो रही थी तो उसने आइडियाज़ लिए हैं मुख्तलिफ वेबसाइट से और मुख्तलिफ बुक से और पेपर से, तो वो उसको मैंने कहा है कि आप बेटा रेफरेंस कर दो। पहली चीज़ तो हो गई, आपने रेफरेंस दे दी। उसके बाद अब है आपके माइंड ने ट्रांसलेट करना है किसी रियल टाइम सिनेरियो को कंप्यूटर की मशीन्स में, थ्योरी की मशीन्स में। अब आप स्टेट किसी स्टेशन को लेते हैं, किसी एक्शन को लेते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन जब आपकी स्टेट तब्दील होगी तो ये जहन में रखें कि आपको कोई ना कोई कॉस्ट या स्ट्रिंग्स रीड करना पड़ेंगी। मिसाल के तौर पे आपका वेब पेज एक फॉर्म में है और आप उस पर कोई बटन क्लिक करते हैं तो यू मस्ट हैव सम स्ट्रिंग टू रीड जो कि उसकी स्टेट को दूसरी स्टेट में लेके जाएगा, जो कि एक्शन कहलाएगा। जब तक एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा आप एक स्टेट पे रह सकते हैं, और इसमें अब आप बिल्कुल फ्री हैं। कंप्यूटर थ्योरी में देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, आप बिल्कुल फ्री हैं। आपने अपना माइंड इस्तेमाल करना है कि ये जी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है और जी ये इसमें नई टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं और ये इसमें एक्सपर्ट इंजन हो रहा है, ये रेफरल इंजन इसमें इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं इसको कैसे एक FSA और REs में ट्रांसलेट कर सकता हूँ। तो FSA पे डायरेक्ट जाने से पहले, अभी तो स्टेट्स आई नहीं है, अभी आपने एक्शन सोचने हैं। पहले तो आपने एब्स्ट्रैक्ट लिख लिया, उसमें आपने रेफरेंस दे दिए, ठीक है, वो वर्ड में आपने डाल के APA स्टाइल में बना दिए। पहला काम तो आपका हो गया जी, मैंने आइडिया यहाँ से फेच किया है, यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो वो नीचे रेफरेंस वेरीफाई हो जाएंगे कि हाँ जी स्टूडेंट ने यहाँ से लिया, डन। दूसरी टास्क के, ठीक है, अब आपने ई-कॉमर्स स्टडी कर लिया तो अब आपने देखना है इसमें एक्शंस क्या क्या हैं। टास्क 2, उन एक्शंस के अगेंस्ट आपने स्ट्रिंग्स अटैच करनी है। ये याद रखें, जब भी कोई एक्शन होगा, एक्शन होता है व्हेन अ स्टेट चेंजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। जब आपकी कोई तब्दीली अकर होती है तो उसको हम बोलते हैं कि एक्शन हुआ। तो एक्शन के लिए कोई ना कोई ऑपरेशन होना कंप्यूटर में लाजमी होता है, CPU साइकिल्स आपके कंज्यूम होते हैं। खैर वहाँ पे अभी नहीं जाते, आपने स्ट्रिंग्स अटैच करनी है। अब वो स्ट्रिंग्स कैसे हो सकती हैं जी, सिग्मा आप 2 का लेंगे तो आपको आगे चल के आसानी रहेगी। AB का सिग्मा आप ले लीजिए। अगर आपके एक्शंस हैं फर्ज करें 4, तो आप AA, AB, BA, BB 4 एक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं AA से मुराद ये है चेकआउट, BB से मुराद है पेमेंट, AB से मुराद है डिलीवरी एड्रेस, ठीक है, या आपने रिफ्रेश का बटन दबाया तो ये फलां होगा। आपने इस तरह से एक्शन सोचते जाने हैं, स्ट्रिंग अटैच करते जाने। अगर आपके 16 एक्शंस हैं तो आप 2 की पावर 4 में चले जाएं, तो 4A वाले 2 की पावर 4 वाले भी आपके पास 16 कम्बिनेशन होंगे, 2 टू पावर 3 में आपके पास 8 कम्बिनेशन होंगे, 2 टू पावर 2 में आपके पास 4 कम्बिनेशन होंगे। तो 16 और 8 आपके पास कितने हो गए, 24 और 4 28। 2 की पावर 4 में अगर स्ट्रिंग्स लगाते हो तो आपके पास 28 स्ट्रिंग कम्बिनेशन होंगे जो कि आप लगा सकते हैं। आप देखो सिग्मा 2 है A और B, और आपके पास एक्शंस आपने 28 अटैच कर दिए। फिर आगे चल के इस जुमेरात को मैं आपको काम दूंगा कि जी अब आपने इन एक्शंस के FSAs बनाने, कि जी रीलोड का FSA बनाए। रीलोड को आपने स्ट्रिंग दी थी AA, तो आप AA का FSA डिज़ाइन करेंगे। जितने भी आपके एक्शंस होंगे वो 20 हैं, 25 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, उनके आपने FSAs डिज़ाइन करने होंगे। FSAs इस हफ्ते डिज़ाइन हो गए और मैंने इसी वीक आपको पढ़ाना है मेकअप क्लास में, जो लास्ट थर्सडे वाली थी Z मेथड, उसमें FSAs कंबाइन हो जाते हैं। तो अगले हफ्ते मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, उन FSAs को आपने कंबाइन करना होगा। तो यूं आपकी टास्क्स चलती चली जाएंगी।
तो आप एब्स्ट्रैक्ट में फ्री हैं, बट यू हैव टू गिव विद रेफरेंस। और आपका असल थर्स्ट यहाँ पे जो इस्तेमाल होना है माइंड, वो ये है कि किसी भी आइडिया को जिसमें लॉजिक हो ट्रांसलेट करना कंप्यूटर मशीन्स में, डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स में, दैट कैन बी कोडेड इनटू कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये आपकी असल टास्क है। और आपने कोई भी रियल टाइम सिनेरियो चूज़ करना है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। आपके घर में लाइट्स ऑन ऑफ करने का सिस्टम हो सकता है, गेट को ऑन ऑफ करने का हो सकता है, टेलीविज़न का रिमोट हो सकता है, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकती है, डेंटल प्रेस्क्रिप्शन हो सकता है, और पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। कोई भी आइडिया उठाए, जिस आइडिया का आपको अच्छी तरह इल्म हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी आइडिया को फुली ग्रैस्प नहीं कर पाते, उसको ना कीजिए, क्योंकि उसमें आप एक्शंस अच्छे नहीं बना पाएंगे, उसकी अच्छी ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। ऐसा आइडिया जो कि जिसका डेटा भी आपको अच्छी तरह से अवेलेबल हो और जिसमें आपकी समझ बूझ भी बेहतरीन हो, उसमें आप करके तो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट, डेटाबेसेस, ई कॉमर्स में अच्छी समझ बूझ है तो आप वो ले लीजिए, और असल काम तो आपका ट्रांसलेशन होगा। बस ये है कि उस सिस्टम के आपको एक्शंस अच्छी तरह पता हो, ताकि आप उसकी कंप्यूटर में ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से कर सकें। तो ये आपने टास्क परफॉर्म करनी है। इस हफ्ते आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, सिग्मा डिसाइड करना है, एक्शंस डिसाइड करना। सर हाँ पूछो। सर इसमें जैसे हम एक्शन जब वेब की तरफ हम आते हैं ना, जब ये इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो इसमें हमारा एक्शन जो होता है ना, वो हम एक स्ट्रिंग से डिनोट करते हैं। मींस अगर हमने एक एक्शन चलाया ना, एक्शन मैंने कह दिया मैंने लॉग आउट का एक्शन चलाया, वो लॉग आउट को मैं स्ट्रिंग दे दूंगा। ठीक है, फिर यूज केस में ना हम स्विच स्टेटमेंट आपकी आवाज कट रही है बेटा यूज केस के बाद। उस्मान आप बता दो। उस्मान बेटा तुम बता दो, महद की आवाज कट रही है। अब बोलो महद, शायद सही आ रही हो। सर अब आ रही है? हाँ अब ठीक है, आ रही है, अब आ रही है, बोलो। यूज केस से बता रहे थे। मैं कह रहा था कि हमारे जो वेब में एक एक्शन परफॉर्म होता है ना, हम एज अ डोनेट करते हैं स्ट्रिंग। मींस हमारी एक अलग फाइल होती है जिसमें हम कहते हैं दीज आर द टाइप्स ऑफ एक्शन। ठीक, उसमें हम कहते हैं लॉग आउट एक्शन। ठीक, अब वो हमारी स्ट्रिंग्स है। अब उसे हम यूटिलाइज इस तरह करते हैं कि हम एक हमारी फाइल होती है पूरी एक्शन की, हम उधर जाते हैं जब हमने हम वो वाली स्ट्रिंग उसे बेचते हैं। ठीक, ग्लोबली स्टेट पूरी मैनेज हम कर रहे हैं, तो हम कहते हैं लॉग आउट पर क्लिक किया तो लॉग आउट से जाएगा, स्विच स्टेटमेंट उधर लगा के उधर से उसका वेरिएबल जो होता है ना, जैसे यूजर को हमने साइन इन किया तो फिर यूजर का डाटा यूजर की स्टेट में आता है, तो उसे फिर हम ग्लोबली पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। ये देखो, ये मेरा पूरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ देखो, तुमने ना जैसे लॉग आउट के लिए एक तुमने स्ट्रिंग असाइन कर ली। ठीक है, अब तुमने इसका बना लिया, फर्ज करो ए, और फर्ज करो ए ही है सिर्फ। अभी मैं बाकी स्टेटमेंट ड्रॉ करता है, एज्यूम करते हैं ये FSA है। ये FSA अब आपका लॉग आउट में बन गया। इसी तरह लॉग इन के लिए आपने बनाया, फर्ज करें ओके, यहाँ पे बी नहीं, बी ऊपर लिखना था, इसके लिए आपने बनाया बी। ये हो गया जी। फर्ज करो है तो नहीं FSA, फर्ज करो ये FSA है, ये लॉग इन के लिए है, वो लॉग आउट के लिए। अब आप ये कह रहे हैं कि इन एक्शन को कोऑर्डिनेट हमने कैसे करना है, कब हमें लॉग आउट करना है, कब हमें लॉग इन करना है, कब हमें चेकआउट करना है, कब हमें ऑर्डर प्लेस करना है, इनकी हायरार्की क्या होगी और ये किस ऑर्डर में कॉल होंगे। ठीक है, उसकी अभी हमने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, इसके बाद ये सारा बनाने के बाद ना, अभी तुमने पढ़ना है, हम इन सारों को कंबाइन कर देंगे जी मेथड। फर्ज करो तुमने 20 FSA बनाए या 1000 एक्शंस बनाए, 1000 एक्शंस को कंबाइन करके एक अकेला FSA बना देंगे हम, जो कि होगा, जो कहलाएगा जी मेथड मशीन। इनकी पूरी की पूरी तुम्हारी जितनी लॉजिक होगी ना, उसकी जी मेथड मशीन आपके पास आ जाएगी। अब इस जी मेथड मशीन के अंदर हम वेरिएशंस पैदा कर सकते हैं, और इसकी ब्यूटी ये है जी मेथड मशीन की कि कहीं से भी हम
आप लॉग आउट पे जाना चाहते हैं, इसका एक पोर्शन होगा लॉग आउट के लिए, ठीक है, एक होगा लॉग इन के लिए। वहाँ पे हम मार्कर, अभी मैं आपको ट्यूरिंग, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएं तो ये ट्यूरिंग मशीन्स बन जाएंगी। ट्यूरिंग मशीन में ये नहीं होता कि अगर मशीन यहाँ से स्टार्ट हो रही है ए से, तो यहीं से स्टार्ट करनी है। कोई 500 स्टेट के बाद जाके एक स्टेट है ना, वहाँ से भी मशीन स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। आपने लॉगिन को रीड करना है, आप इसी जी मेथड में लॉगिन वाली जगह पे चले जाओगे और उसको एक्टिवेट कर दोगे। फिर आपने जी इसको स्टेट करना है लॉग आउट को, आप 670वीं स्टेट पे चले जाओगे और मशीन को स्टार्ट कर दोगे। और अभी हमारे पास टेप्स नहीं है, बाद में हम मशीनें पढ़ेंगे, हम लॉग भी जनरेट करेंगे। जैसे जैसे हम मशीन ट्रैवर्स करेंगे हम लॉग जनरेट करते जाएंगे, वो कहलाती है ट्यूरिंग, जहाँ पे हमने इन कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करना होता है। हम आगे जाकर जी मेथड के बाद ट्यूरिंग मशीन्स बनाएंगे। ट्यूरिंग मशीन सिर्फ आगे नहीं, वापस पीछे भी जा सकती हैं, प्लस से माइनस की तरफ भी जा सकती हैं। इनके पास टेप्स भी होती हैं जिसमें ये लॉग भी जनरेट कर सकती हैं। और इसके साथ साथ हम एक और मशीन पढ़ने लगे हैं, जो ये सारी आपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट में करनी है आहिस्ता आहिस्ता। हम ट्रांसड्यूसर्स करेंगे। ट्रांसड्यूसर्स के अंदर स्टेट सेव हो जाती है कि मशीन कहाँ पे हॉल्ट हुई थी। फिर आप वहीं से शुरू करते हैं या रैंडमली शुरू करना है तो ट्यूरिंग मशीन, जहाँ पे रुकी थी वहीं पे शुरू करना है तो ट्रांसड्यूसर। सारी लॉजिक्स को एक ग्राफ में कंबाइन करना है तो जी मेथड। तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सारे सिस्टम्स, लेकिन हम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज या यूज़ केस को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो नॉन एग्जॉस्टिव ग्राफ्स हैं। उसके अंदर एरर रेट एक्सपोनेंशियली ज़्यादा है इन एफएसएज में। एफएसएज एग्जॉस्टिव ग्राफ्स हैं, इसमें ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस जो हैं वो एग्जॉस्टिवली टेस्टेड होते हैं। तो हम पहले ये बनाएंगे, आप एक्शंस बनाओगे, फिर उन एक्शंस के एफएसए लिखोगे। अगली टास्क होगी कि उसका जी मेथड बनाओगे, फिर ट्रांसड्यूसर पढ़ने हैं, किताब में पढ़ोगे, प्रोजेक्ट में बनाओगे, फिर ट्यूरिंग मशीन पढ़ोगे, ट्यूरिंग मशीन बनाओगे, और आखिर में इस पूरे के पूरे अपने इसकी ना एक CFG ग्रामर लिख लोगे। ये लॉजिक ग्रामर है जिसे बेकस नॉर्म फॉर्म भी कहते हैं, और ये ट्यूरिंग मशीन्स भी कोड में ट्रांसलेट हो सकती हैं और CFG और BNF भी हो सकती है। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन अच्छा है कि इसको लॉजिक इसकी कैसे बनाएंगे। एक्शंस तो हमने बना लिए, एक्शन का सीक्वेंस क्या होगा। सीक्वेंस के लिए हमारी फाइनल आउटपुट होगी बेकस नॉर्म फॉर्म या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। एक ग्रामर होगी हमारी जो कि इन सीक्वेंस, मिसाल के तौर पे लव CAT कैट डिक्शनरी में ठीक है, आई भी ठीक है, एम भी ठीक है। तो अब क्या आई एम अ कैट ये लफ्ज़, इसको कंबाइन करें या आप कुछ और लिख दें जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट ना हो। ये कौन डिटरमिन करती है? ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। इसी तरह कंप्यूटर थ्योरी में भी अभी तो हम बना रहे हैं अल्फाज जो डिक्शनरी का हिस्सा होंगे। वी आर फॉर्मिंग वर्ड्स। जब वर्ड बन जाएंगे उन वर्ड को जोड़ने की लॉजिक क्या होगी वो आपको बताएगी CFG तक पहुंचने के लिए आप जी मेथड बनाओगे, ट्रांसड्यूसर्स बनाओगे, ट्यूरिंग मशीन बनाओगे, और आखिर में उसकी एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या बेकस नॉर्म फॉर्म, दोनों ही इसको कहा जाता है, ये आप लिख देंगे। और ये जब लिख देंगे तो आपको पता होगा ये जितने आपने लॉजिक बनाई है ये इस्तेमाल किन टर्म्स में होगी, इसकी क्या लॉजिक होगी। तो हमारी कंट्रोल मशीन TM या CFG होगी जिसमें हम इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को जोड़ेंगे रेदर देन कि हम यूज़ केस बनाएंगे। यूज़ केस बनाएं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ बेटर टूल जिसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमें ये FSA बनाने की ज़रूरत ही नहीं है शुरू से। हम क्यों ना पहले यूज़ केस डायग्राम बनाएं, उनकी डाटा फ्लो डायग्राम्स बनाएं, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाएं, और आखिर में यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में रैशनल रोज में या इरविन डेटा मॉडलर में सारा कुछ कंबाइन कर दें और वो जावा या C# की क्लासेस भी बना के हमें दे देते हैं। तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम इसे कंप्यूटर थ्योरी के टूल से इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले हम ये अल्फाज बनाएंगे, उनके FSA लिखेंगे, जी मेथड बनाएंगे, ट्रांसड्यूसर बनाएंगे, ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे, एंड में जाके हम इसके लॉजिक लिख देंगे और फिर आप मुझे अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर देंगे। और अगर कंपाइलर का कोर्स भी मैंने पढ़ाया तो मैं आपको यही वाला प्रोजेक्ट उठा के कहूँगा कि आप इसको कोड करो। CFG जो BNF जो है ना वो कोड में ट्रांसलेट हो जाती है, उसका भी एक पूरा प्रोसेस है। तो अगर इफ़ आई गॉट कंपाइलर, उसका सेमेस्टर प्रोजेक्ट होगा कि ये जो बनाया था इस पे थोड़ा और थ्योरी का काम करके इसको कोड में लेके जाओ, ठीक है। तो ये इस तरह से चलेगा। अभी आप पूछें अगर आपको कोई कंफ्यूजन आ रही है। जी सर, तो हम ये ऐसा करते हैं फिर अभी थ्योरेटिकली सारा हम बता देते हैं कि हाँ हमारी ये जो स्टेट है
प्रोजेक्ट आखिर तक थ्योरेटिकली चलेगा। हाँ, लॉजिक ज़रूर लिखोगे तुम कि ये कैसे एग्जीक्यूट होना है, दैट इज़ अ मस्ट। उसके आपको तरीके भी पता चलते जाएंगे, टेप्स आती जाएंगी। फ़िलहाल आपने सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट लिखना है कि ये हमने आइडिया पिक किया है, इधर इधर से हमें डाटा मिला है, ये हमारी सोच है कि हमने ऐसे ऐसे करना है। एक पैराग्राफ, एक पेज लिख के उसके बाद आपने कहना है जी हमें जो सिस्टम पढ़ के समझ आया ये उसमें एक्शंस थे, और एक्शंस में हमने ए बी के सिग्मा के अंदर 0 1 ए बी कर लो, 0 1 कर लो, सिग्मा में ये हम एक्शन सोचे हैं 20 40 50 1000 तक। तो ये हमारे एक्शन की स्ट्रिंग्स हैं जो हमने एसोसिएट की हैं, और आपने इस हफ्ते इतना काम करना है। और पता नहीं अब वो 50 पॉइंट्स थे, उसमें मैंने 5 चीज़ें बताई थी। लेट मी चेक के और क्या बताया था आपको। वो वर्ड की जो फाइल में मैं यहाँ, ये सेमेस्टर प्रोजेक्ट है। अभी पार्ट 1 है ना इसका, ये वीकली जो है आपका आगे प्रोग्रेस करता जाएगा। ये देखिए ये टास्क 1 है, और इसकी डेडलाइन तो कल तक हो गई है। वैसे तो अपना ये 27 तक थी, लेकिन चलें, ये आपको मिली थी 20 मई को। 20 मई को मैंने साइन की थी, और 27 लास्ट डेट थी, कल तक है। टॉपिक एरिया सिलेक्शन, इसके 10 पॉइंट्स हैं जी। एब्स्ट्रैक्ट लिखने के 10 पॉइंट्स हैं। फिर आपने सिग्मा डिसाइड करना, ये जो सिग्मा स्ट्रिंग्स हैं इसके 10 पॉइंट्स हैं। पैटर्न और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ वर्क के 10 पॉइंट्स हैं। तो ये 50 पॉइंट मैंने शेयर किए थे, तो इससे रिलेटेड हैं। तो टॉपिक और एरिया सिलेक्शन में सब ने ही अच्छे किए हैं, लेकिन आपकी आपस में आपका कंपटीशन होगा। जैसे अगर किसी ने बहुत अच्छा एरिया लिया है तो उसको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, और किसी ने नॉन डिटर्मिनिस्टिक एरिया ले लिया तो उसके 0 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक हम मशीन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो प्रोग्राम नहीं हो सकती। मैंने कहा था आपने रेगुलर लैंग्वेजेस के अंदर ही रहना है। मिसाल के तौर पे अगर आप चले जाएं ब्लैक होल के ऊपर, या आप अननोन चीज़ों पे चले जाएं, इंसान की क्रिएशन पे चले जाएं, ठीक है, वो कंप्यूटर थ्योरी में स्टडी हो सकता है, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में नहीं, क्योंकि हम रेगुलर लैंग्वेज का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आप डीएनए के अंदर एल्गोरिदम तो बच्चों ने किए भी हैं, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग पे प्रोजेक्ट किए हैं। मगर अगर आप चले जाएं डीएनए बना कैसे था, फॉर्मुलेट कैसे होता है, उसमें बहुत सारी अननोन चीज़ें होंगी, वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन हो जाएगी। तो जिसका एरिया जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक होगा उसके 0 हो जाएंगे। वैसे इतनी सेंस सब में है, सब ने डिस्कस किया, सारों के रेगुलर हैं। तो अब आपकी विद इन यूर प्रोजेक्ट्स आपका कंपटीशन होगा कि आपका ज़्यादा लॉजिकल अपीलिंग एरिया, और आपकी प्रेजेंटेशन भी शामिल होगी ना उसमें। एरियाज तो सारे ही रिसर्च एबल होते हैं, उसमें रिसर्च का आंसर शामिल होता है। हाउ यू हैव प्रेजेंटेड योर एरिया, वहाँ पे ये आ जाता है पढ़ा कहाँ से है आपने। ठीक है, अखबार से पढ़ के लिख दिया, वेबसाइट से लिख दिया, या कोई किताब में 2 सफ़े पढ़े हैं, किसी पेपर से भी पढ़ा है, इम्प्लीमेंटेड सिस्टम पे जाके लिंक भी देखा है। तो ये चीज़ें इसमें मैटर करेंगी कि आपकी कितनी इन डेप्थ आपने सर्च की है एरिया की। फिर एब्स्ट्रैक्ट लिखा कैसे है, अल्फाज कैसे चूज़ किए हैं। बच्चों वाला लिख दिया आपने कहानी के स्टाइल में, या जैसे रिसर्च पेपर में एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता है वो आपने ज़ाहिर है गूगल स्कॉलर से 1-2 रिसर्च पेपर पढ़े होंगे। शहजाद अपने सीनियर का भी पढ़ा होगा, शहजाद साहब का, रिजवान का जो टीचर भी हैं अब, तो वो उस तरह से लिखा है, या बिल्कुल आपकी ग्रामेटिकल एरर्स हैं वो सही तरह से नहीं लिखा, तो 10 पॉइंट्स उसके हो जाएंगे। सिग्मा सिलेक्शन, आपने A to Z सिग्मा ले लिया है, तो वो तो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। वो उसके लिए आपको चार्ट चाहिए होंगे जी मेथड बनाने के लिए, जितना हमारा कॉलेज का रकबा है। अगर आप 25-26 का सिग्मा ले लें तो उसके लिए हमें सुपर कंप्यूटर चाहिए होगा जी मेथड बनाने के लिए। सिग्मा 2, मैक्सिमम 2 ही रखें, ठीक है, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट फेलो की तादाद भी 2 है। 4 पे जाते हैं तो फिर 5-6 लोग होने चाहिए, वेरी बिग ग्राफ्स जनरेट होते हैं बाद में। तो 2 का सिग्मा आपने लेके चलना है, और फिर सिग्मा सेलेक्ट करके सिग्मा का इस्तेमाल आपने कैसे किया है, ठीक है, वो इसमें आ जाएगा। फिर एक्शंस आपने क्या लिखे हैं। अच्छा, ये ध्यान में रखें, जो 10 नंबर सिग्मा में है इसमें यह है कि सिग्मा में से कम्बिनेशंस कैसे लगाए हैं, यूनिक हैं कि नहीं। पैटर्न से मुराद है एक्शंस क्या सेलेक्ट किए हैं। मिसाल के तौर पे गेम आपने क्रिकेट की बना रहे हैं, और उसमें आपने एक्शन ये भी लिखा हुआ है कि तमाशाई पॉपकॉर्न खाते हैं, वो एक एक्शन है, तो इसमें माइनस में चला जाएगा नंबर। क्रिकेट गेम है ना, तो हाँ, कोई एनिमेशन बना रहे हो तो उसमें सारी चीज़ें आ सकती हैं। तमाशाइयों ने किस कलर की शर्ट्स पहनी है, वो भी एक्शन हो सकता है पैटर्न में। लेकिन अगर आप एक क्रिकेट की गेम बना रहे हैं तो उसमें ये ज़रा ऑकवर्ड होगा।
तो पैटर्न्स आपके कितने कितने आपके एरिया सिलेक्शन से मैच करते हैं, कितने लॉजिकल हैं। लॉजिक का कोर्स है तो ये 40 नंबर ये, और 10 नंबर होगा जी काम की टोटल क्वालिटी कैसी है, मैच्योर राइटिंग है, सीनियर ग्रेड स्टूडेंट की तरह लिखा है या बच्चों की तरह एफएससी मैट्रिक के बच्चे की तरह लिख के पीस ऑफ पेपर आपने जमा करा दिए। तो ये 50 नंबर में आपका काम होगा। और अभी आप इतना ही काम कीजिए, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता जाऊंगा कि आगे क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये है इसका। अभी आप पूछें और कोई ध्यान में क्वेश्चन हो तो। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। सर ये जी जी एरिया और सिलेक्शन तो हो गया है, एब्स्ट्रैक्ट, सिग्मा और पैटर्न अभी करना है ना सर? जी, क्या करना है? एब्स्ट्रैक्ट और सिग्मा और पैटर्न। एरिया सिलेक्शन है ना। आपने मुझे आइडियाज दिए थे, मैंने कहा था ठीक है, आइडियाज सबके बहुत अच्छे थे। एरिया सिलेक्शन में यही पता चलेगा ना आपके भाई, आपने ऐसे जैसे कहीं आपने सोचा और लिख दिया, या आपने किसी किताब को भी देखा रेफरेंस, एक आधा रिसर्च पेपर भी पढ़ लिया, और एक कोई इम्प्लीमेंटेड सिस्टम भी वेबसाइट पे कहीं देखा है, तो या कहीं सॉफ्टवेयर हाउस में आपको वो मिला था या आपको नज़र आया था, तीनों चीज़ें उसमें शामिल हैं। ठीक है, वो आपने लिखी और एक अच्छे तरीके से उस टॉपिक को प्रेजेंट किया, ये उसके 10 नंबर है। सिलेक्शन तो हो गया, अब टॉपिक प्रेजेंटेशन भी इसी में आ जाती है ना, कि आपने कैसे उसे प्रेजेंट किया, कितना मेच्योर और अच्छी राइटिंग लिखी है आपने, और किस तरह से आपने उसको प्रेजेंट किया टॉपिक को। ये एरिया सिलेक्शन है बुनियादी तौर पर। एब्स्ट्रैक्ट में एरिया सिलेक्शन में तो आ जाता है ना भाई, मैं ये काम करूँगा। एब्स्ट्रैक्ट में 3 हिस्से होते हैं, माजी में क्या था, हाल में क्या है, मुस्तकबिल में क्या होगा, और हमारा काम ये है। यानी बुनियादी तौर पे माजी, मुस्तकबिल, हाल और आपका काम, 4 हिस्सों को प्रेस राइटिंग में लिखना होता है, प्रिसाइज करके आधे सफ़े पे, एक पैराग्राफ में। टॉपिक एरिया सिलेक्शन में सिर्फ ये है कि आपका एरिया कौन सा है, और मैंने जी यहाँ से पढ़ा था, चाहे आप वो लिख दें प्रोजेक्ट के आखिर में लिख दें, या रेफरेंस भी दे दें तो मुझे समझ आ जाएगी, मैं उन रेफरेंस पे जाके चेक कर लूँगा। या आप लिख दें कि सर जी ये एरिया हमने किया था, आपसे डिस्कस, ये हमने सेलेक्ट किया, ये इधर से मैंने पढ़ा। और अगर आप इसे वर्ड की रेफरेंस टैब से रेफरेंसिंग कर दें तो भी मैं समझ जाऊंगा कि ये आपने जी एरिया सिलेक्शन की है। तो एब्स्ट्रैक्ट में माजी, हाल, मुस्तकबिल और मैं ये कर रहा हूँ, 4 चीज़ें प्रोफेशनल वे में जैसे पेपर में लिखी होती हैं। जैसे शहजाद साहब का पेपर देखें, पढ़ें, उसमें कितना अच्छा शहजाद ने लिखा, वैसे आपने लिखना है। तो ये 10 पॉइंट उसके हैं। फिर सिग्मा और जो आपने सेलेक्ट करना है उसकी, और पैटर्न और क्वालिटी होता है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ है। ये पैटर्न में क्या आएगा? पैटर्न में आपने एक्शंस बताने हैं ना, कि Yes, वोटिंग sir. मशीन है, इसमें इंसर्ट कार्ड या इंसर्ट थंब, ये पैटर्न तलाश करने होंगे आपने अपने एरिया ऑफ सिलेक्शन में। सिग्मा में सिग्मा भी आ गया, और सिग्मा के जो पैटर्न आप एसोसिएट करेंगे एक्शंस के साथ वो भी आ गए। पैटर्न में आपके एक्शन कितने लॉजिकल हैं आपके एरिया से, ये चीज़ चेक होगी उसमें। तो ये है इसके अंदर। ओके सर। ठीक है जी, चलो ठीक है। अब अगर आपका किसी का और कोई सवाल नहीं है तो इस मीटिंग को एंड करते हैं। ये भी रिकॉर्डिंग का पार्ट हो गया, अब ये 2-3 हिस्सों में रिकॉर्डिंग होगी, तो मैं इसको या तो कंबाइन कर दूंगा या 2-3 हिस्सों में ही अपलोड कर दूंगा। वैसे मुझे जीआर ने बताया था कि आप यहाँ से भी सुन सकते हैं टीम से, तो कुछ बच्चों को टीम से मसला आता है, एक्सेस नहीं होता अक्सर, ज्यादातर ना मैक्सिमम एक्सेस नहीं होता, कुछ सिस्टम नहीं करते। अब सर वो यूट्यूब पे कर दूंगा। जिन बच्चों की यूटी वाली आईडी नहीं है उनका तो बिल्कुल ही एक्सेस नहीं होता, तो मैं इसको टीम्स पे, उस पे यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह डाल दूँगा। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, सी यू ऑन थर्सडे। तो कल तक आपने ये मुझे लाजमी ईमेल कर देना। ओके सर। सर जी बेटा, प्रोटेक्ट भेज रहे हैं, अगर हम उसको बाद में इस पे चेंज कर सकते हैं अगर हमें करना होगा तो? बेटा आप कौन है? सर वर्दा। अच्छा, हाँ जी, आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं अभी ये। लेकिन ये होगा कि जो काम आपने आज भेज दिया है उसके मार्क्स 50 पॉइंट इसी में से लग जाएंगे, फिर अगली असाइनमेंट के अगले में से लग जाएंगे, फिर एक फाइनल जो सारा कंबाइन करके मुझे देना होगा उसके अलग से पॉइंट्स होंगे। तो आप बिल्कुल तब्दील कर सकते हैं। इस असाइनमेंट का अगली असाइनमेंट से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं, सिवाय इसके टॉपिक नहीं चेंज करना, टॉपिक यही रहेगा, ये नहीं बदल सकता। बाकी आपने मिसाल के तौर पे 20 सेक्शन मुझे दिए हैं, तो बाद में आपके 1000 हो जाते हैं, यू हैव फुल राइट टू डू दैट। ठीक है, बच्चों के एक्शंस गए भी हैं आगे,
एक्शंस आप ज़्यादा कर लेते हैं, कोई चीज़ चेंज कर लेते हैं, आप टोटली उसमें आपको फ्री हैंड है। लेकिन आप जो आज असाइनमेंट जमा कराएंगे वो जो 50 पॉइंट्स हैं वो इसी में से मार्क होंगे जो काम आपने आज मुझे जमा कराया होगा। असाइनमेंट 2 में दूंगा, आप उसमें चेंज कर लें, पीछे से इन्हेंस तो आपका बेटा होता रहेगा। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपका इन्हेंस तो होगा, डेफिनेटली रिफाइन होता जाएगा, आखिरकार इस शक्ल में आ जाएगा इंशाल्लाह इवेंचुअली कि आप उसे पब्लिश करा सकोगे कहीं पे, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो वो आपकी फिर सीवी पे भी आ जाता है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो यस यू कैन इनहेंस योर पेपर। सर एक और डाउट था मेरा कि मैंने सर आपको बताया था कि ना मशीन्स काफ़ी बनी हुई हैं ये यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। अब जब पाकिस्तान में टेस्टिंग हो रही है ना, एक मैंने आपको कहा था कि विदाउट कार्ड है और एक विद कार्ड है। वो आपकी मर्जी है। मिसाल के तौर पे बच्चों ने तो ये भी बनाया था, मार्स पोलर लैंडर नासा लॉन्च पे भी बनाया था, बल्कि मार्स पोलर लैंडर पे वो बच्ची का पेपर भी है कि मैंने आपको नहीं दिखाया। 11 की स्टूडेंट थी, उनकी टॉपर थी, गोल्ड मेडलिस्ट। उसने मार्स पोलर लैंडर या ऐसा कुछ बनाया था और उसका टॉप भी था बीएससी में, पूरे बीएससी कंप्यूटर साइंस में टॉपर थी वो स्टूडेंट। तो उसने बनाया था मार्स पोलर लैंडर, तो वो नासा का कोई प्रोजेक्ट था, उन्होंने भेजा था वहाँ पे मार्स के ऊपर। तो इट्स ओके, पाकिस्तान में ना हो, दुनिया में कहीं है ना, बस ठीक है। आपने बस लॉजिक लेनी है, लॉजिक की मशीन्स बना देनी है और आपकी लर्निंग भी है उसमें, इट्स ओके। नहीं भी है कोई बात नहीं, बस उसमें आपने रेफरेंस देना है। मुझे रेफरेंस से समझ आ जाएगी ये सिस्टम है जी, यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ, मैं गूगल स्कॉलर पे डाल के या यूईटी का जो वीपीएन है उस पर डाल के वो पेपर डाउनलोड कर लूँगा। अगर मुझे ना समझ आई तो वहाँ से देख लूँगा, ठीक है। तो नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये था कि सर उसमें ना एक्शन जो है ना, एक एक्शन मिस हो जाएगा, यानी कि कार्ड इंसर्ट करना और उसका फिर वो इट्स ओके। आप कोई से भी कम से कम 20 एक्शन तो सोचें ना, कम से कम 10 से 20 के दरमियान तो एक्शन आप सोचें कम से कम प्रोजेक्ट के अंदर। और बाकी आपकी अपनी क्लास का रिलेटिव ग्रेडिंग में मुकाबला है। ओके ओके ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह जुमेरात को आपसे दोबारा इंटरेक्टिव सेशन में मुलाकात होती है। कल तक आपने लाजमी, जिन बच्चों ने नहीं भेजा वो मुझे कल तक ईमेल कर दें। जो स्टूडेंट्स मुझे आज भेज देंगे उनका रिलेटिव ग्रेडिंग में मैंने उनसे कहा कि उनको कुछ पॉइंट का एज मिलेगा अर्ली सबमिशन का। तो जिनके लेट हो गए हैं तो कोई बात नहीं, वो उनका एक्सेप्टेबल है। कल रात 12 बजे तक आप अपना काम करके मुझे भेज दीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन थर्सडे इंशाल्लाह। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।